नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शंस 71 से 75 को समझने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस रहेगा समन और वारंट से जुड़े नियमों पर और हम इन्हें बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक अदालत ये कैसे पक्का करती है कि कोई व्यक्ति सुनवाई के लिए हाजिर हो? इसके लिए अदालत के पास कुछ कानूनी औजार होते हैं, जिनमें सबसे खास हैं समन और वारंट। तो आइए देखते हैं कि बीएनएसएस में इनके बारे में क्या नया है। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समन और वारंट का एक छोटा सा परिचय, फिर हम सीधे सेक्शन 71 पर चलेंगे जो समन भेजने के नए तरीकों की बात करता है। इसके बाद सेक्शन 72 और 73 में वारंट और जमानत के नियमों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि सेक्शन 74 के हिसाब से वारंट किसे सौंपा जा सकता है और सेक्शन 75 के स्पेशल वारंट में क्या खास बात है, और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 71 की। ये बीएनएसएस में एक बहुत बड़ा और जरूरी अपडेट है। ये न्यायिक प्रक्रिया में, खासकर समन भेजने के तरीके में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शामिल करता है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, जब कोर्ट किसी गवाह को समन भेजती है तो अब वो क्या कर सकती है, जो पुराने तरीके थे उनके साथ साथ सेम टाइम पर एक कॉपी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकती है। और जैसे ही गवाह के साइन की हुई रसीद मिल जाती है या मान लीजिए पोस्टमैन की रिपोर्ट आती है कि भाई उसने तो डिलीवरी लेने से मना कर दिया, तो कोर्ट ये मान लेती है कि हाँ, समन कानूनी तौर पर सर्व हो गया है, मतलब पहुंच गया है। अब यहाँ एक शब्द आया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करके कानूनी दस्तावेज भेजना, जैसे ईमेल या कोई मैसेजिंग सर्विस। और मजे की बात यह है कि अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी का सबूत ही काफी है कोर्ट के लिए यह मानने को कि समन सही सलामत पहुंच गया है। तो एग्जाम के लिहाज से 3 बातें याद रखनी है। पहली, समन अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी सर्व हो सकता है। दूसरी, ये पुराने तरीकों के अलावा एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ये उन्हें रिप्लेस नहीं करता। और तीसरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ हो या डाक की रसीद, दोनों को ही सर्विस का पक्का सबूत माना जाएगा। चलिए, समन से आगे बढ़कर अब बात करते हैं गिरफ्तारी के वारंट की, जो कि एक ज्यादा सीरियस मामला है। यहां हम सेक्शन 72 के सख्त नियमों को और सेक्शन 73 में जो जमानत का ऑप्शन है उसे समझेंगे। तो एक वारंट को वैलिड होने के लिए क्या क्या चाहिए? सेक्शन 72 में साफ साफ 3 चीजें बताई गई हैं। पहला, वारंट हमेशा लिखित में होना चाहिए। दूसरा, उस पर जज यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए। और तीसरा, उस पर कोर्ट की मोहर लगी होनी चाहिए। एक और खास बात, ये वारंट तब तक वैलिड रहता है जब तक इसे जारी करने वाली कोर्ट खुद इसे कैंसिल ना कर दे या फिर जब तक ये तामील ना हो जाए। अब देखिए, वारंट भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल वारंट, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हर हाल में कोर्ट के सामने पेश करना होता है। लेकिन दूसरी तरफ है सेक्शन 73 का बेलेबल वारंट यानी जमानती वारंट। इसमें कोर्ट ये निर्देश दे सकती है कि अगर वो व्यक्ति एक जमानत बॉन्ड भर दे तो गिरफ्तार करने वाला ऑफिसर उसे वहीं से रिहा कर सकता है। ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर होता है। तो एक बेलेबल वारंट को काम में लाने के लिए कोर्ट को उस पर 3 चीजें बिल्कुल साफ लिखनी होती हैं। पहला, कितने जमानतदारों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, बॉन्ड का अमाउंट कितना होगा। और तीसरा, व्यक्ति को किस तारीख और समय पर कोर्ट में हाजिर होना है। इससे ना पूरी प्रक्रिया में एक तरह की पारदर्शिता आती है। और हाँ, जब ऑफिसर ये सिक्योरिटी ले लेता है तो उससे वो बॉन्ड कोर्ट में जमा कराना होता है। हमारा अगला सवाल ये है कि वारंट को तामील यानी एग्जीक्यूट करने का अधिकार किसको है? इसका जवाब मिलता है सेक्शन 74 में, जो ये बताता है कि वारंट किसे दिया जाना चाहिए। आमतौर पर गिरफ्तारी का वारंट एक या एक से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को दिया जाता है, और अगर ये कई अधिकारियों को भेजा गया है तो उनमें से कोई भी एक जाकर उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। ये तो हो गई स्टैंडर्ड प्रक्रिया। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन भी है। मान लीजिए वारंट को फौरन तामील करना जरूरी है और आसपास कोई पुलिस ऑफिसर भी मौजूद नहीं है, तो ऐसी इमरजेंसी में कोर्ट ये वारंट किसी भी दूसरे व्यक्ति को दे सकती है। इससे पता चलता है कि कानून ने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी रास्ते बनाकर रखे हैं। और इसी से हम आते हैं सेक्शन 75 पर, जो एक बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है। ये कुछ खास मजिस्ट्रेट्स को ये पावर देता है कि वो कुछ हाई रिस्क लोगों की गिरफ्तारी के लिए वारंट किसी भी आम इंसान को भी दे सकते हैं। तो ये स्पेशल पावर किसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है? देखिए, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट अपने इलाके में किसी भी व्यक्ति को वारंट दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 तरह के लोगों को पकड़ने के लिए। कोई भागा हुआ कैदी,
कोई घोषित अपराधी या फिर कोई ऐसा आरोपी जिस पर नॉन बेलेबल अपराध का इल्जाम है और वो गिरफ्तारी से भाग रहा है। और अगर कोई आम नागरिक ऐसे वारंट पर किसी को गिरफ्तार करता है तो प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले तो उसे लिखित में वारंट की रसीद देनी होगी। फिर अगर वो आरोपी व्यक्ति उसकी देखरेख वाली जगह पर मिल जाता है तो वो उसे गिरफ्तार करेगा। और सबसे जरूरी कदम, गिरफ्तारी के फौरन बाद आरोपी को वारंट के साथ नजदीकी पुलिस ऑफिसर के हवाले करना होगा, जो फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सेक्शन 71 से 75 के ये नियम न्याय प्रणाली को असरदार बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो सेक्शन 71 समन को इलेक्ट्रॉनिक सर्विस से मॉडर्न बनाता है। सेक्शन 72 सभी वारंट के लिए कड़े नियम तय करता है। सेक्शन 73 जमानत पर रिहाई के लिए बेलेबल वारंट का रास्ता देता है। सेक्शन 74 इमरजेंसी में किसी भी व्यक्ति को वारंट तामील करने की इजाजत देता है। और सेक्शन 75 कुछ खास अपराधियों को पकड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल करने की स्पेशल पावर देता है।